बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को डिस्कस किया, ऑर्गेनाइजेशन को देखा, बिजनेसेस क्या होते हैं, किस तरह से किया जा सकता है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। आज से हम लोगों ने देखना है अकाउंटिंग को। तो व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में सबसे पहले दो टर्म्स यूज की जाती हैं। एक है बुक कीपिंग और दूसरी है अकाउंटिंग। कि बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। बुक कीपिंग होती है सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मतलब आप लोग किसी शॉपकीपर के पास जाओ ना, और आप देखें उसके पास भी रजिस्टर मौजूद होते हैं, और उन रजिस्टर्स में उसने लिखा हुआ है कि उसने किससे कितने पैसे लेने हैं। है ना ऐसा? कि अगर कोई उससे उधार लेके जाता है तो उसने लिखा हुआ है मिस्टर अली, और ये इतने इसका हिसाब बन चुका है। इसी तरह से मिस्टर उमर है, उससे मैंने इतने पैसे लेने हैं। उसके पास एक और रजिस्टर भी होता है जिसमें उसने मेंटेन किया हुआ होता है कि भाई मैंने किसके पैसे देने हैं। दो रजिस्टर मेंटेन करता है, एक वो जिससे उसने पैसे लेने होते हैं, दूसरा वो जिसको उसने पैसे देने होते हैं, मतलब अपने सप्लायर्स वगैरह। आप लोग अक्सर देखते होंगे शॉपकीपर्स के पास कि गाड़ियां आके रुकती हैं, उसको सामान डिलीवर करती हैं, तो वो सारे पैसे उसी टाइम पे नहीं दे देता। सपोज कि अगर वो 10,000 रुपए का सामान लेता है, 2 3 4 5 हजार रुपए दे देगा उनको, बाकी कहेगा नेक्स्ट वीक में दे दूंगा। कुछ इस किस्म का उसका हिसाब चल रहा होता है। तो वो इस चीज की रिकॉर्डिंग भी अपने पास रखता है। फिर कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं, शायद आपकी नजरों से गुजरे हों, कि अगर आप उनसे 500 रुपए की चीज परचेज करते हैं ना, वो आपसे 500 रुपए की चीज सेल करने के बाद वो जाके अपने पास लिखेंगे कि आज के दिन मैंने 500 रुपए की सेल्स की है। और अगर वो अपना कोई एक्सपेंस करते हैं, कि सपोज उन्होंने घर में सब्जी भिजवा दी, 200 रुपए की सब्जी चली गई, वो अपने बाबू 200 रुपए भी लिखेंगे। तो ये जो सिंपली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है ना, ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस का जो भी इवेंट हो रहा होता है, हम उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको अगर हम लोग सिंपली जाके रिकॉर्ड कर दें तो ये कहलाता है बुक कीपिंग। ये आप लोगों ने किसी किस्म की कोई अकाउंटिंग नहीं की। सिंपल रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। कुछ एनालिसिस वगैरह आप लोगों ने नहीं करना होता, कुछ आपने प्रॉफिट लॉस वगैरह को डिटरमिन नहीं करना होता। किसी भी शॉपकीपर को इस बात का आइडिया नहीं होता कि उसने इस मंथ में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, क्योंकि वो इस किस्म का कोई हिसाब रख ही नहीं रहा। हाँ, वैसे ही उसको अपनी ग्रोथ से आइडिया हो जाता है कि मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं, सिर्फ एक आइडिया हो जाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाता। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग ने इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तमाम रिकॉर्ड्स को यूज करना होता है। मतलब अकाउंटिंग की बेस बुक कीपिंग ही है। अकाउंटिंग के लिए बुक कीपिंग मस्ट है। अकाउंटिंग करने के लिए सबसे पहले उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जो रिकॉर्डिंग की गई थी उनको आप लोग यूटिलाइज करोगे। फिर उन रिकॉर्डिंग का एनालिसिस करोगे, आप लोग उनको कुछ समराइज करोगे, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का प्रोसेस ही अकाउंटिंग कहलाता है। एज एन अकाउंटेंट आपने किसी भी बिजनेस एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी होती हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह शामिल हैं। आपने उनको उनके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताना होता है, आपने उनको उनकी पोजीशन के बारे में बताना होता है कि अब उनकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। आपने उनके कैश फ्लो के बारे में बताना होता है कि क्या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, और भी बहुत कुछ। तो ये सारी की सारी अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब यहां पर देखें लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। Bookkeeping is the process of recording financial transaction in the accounting records, और in accounting records को हम लोग कहते हैं in the books of accounts, in the books of an entity। और जहां पर वर्ड entity आ जाए, it means that business जिसकी आप लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी आप लोग बुक कीपिंग कर रहे हैं, हम उसको एंटिटी बोलते हैं। जैसे ये कॉलेज, जब अकाउंटेंट बोलेगा तो वो कहेगा ये एक एंटिटी है। ऑलराइट, तो यहां पर देखें बुक कीपिंग के अंदर तो लिखा हुआ है सिंपली द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सिर्फ इतनी बात आपने याद रखनी है कि प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज नोन एज बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में क्या कुछ होता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ
रिकॉर्डिंग, अब रिकॉर्डिंग तक का जो प्रोसेस है ना, ये सारे का सारा वही बुक कीपिंग ही है कि पहला काम बुक कीपिंग ही करना है आपने। उसके बाद क्या करना है, वो जो आप लोगों ने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग की है, आपने उसकी क्लासिफिकेशंस करनी है, आपने उनको क्लासिफाई करना है डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर। मतलब सेल्स को अलग करो, अपनी परचेजेस को अलग करो, अपने एक्सपेंसेस को अलग करो, ये होता है क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। देन समराइजिंग, तो काफी सारी आप लोगों के पास बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती हैं, एक दिन में पता नहीं हजारों कस्टमर्स आप लोगों के पास आते हैं। एट द एंड आपने अपनी तमाम कर सेल्स को एक तो क्लासीफाई कर लेना है, अलग कर लेना है, फिर आपने उनको मर्ज कर देना है, और एंड पे सिर्फ यह बताना है कि आज के दिन की मेरी टोटल सेल्स इतनी हुई है, तो आप उसको समराइज कर देते हो। समराइजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जब वर्ड यूज किया जाता है ना फाइनेंशियल, इट मीन्स दैट मॉनिटरी, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो जाए। आपका दोस्त आपसे मिलने के लिए आया, खैर खैरियत पूछी और चला गया, रिकॉर्ड करोगे। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात, ब्रेकिंग न्यूज, तो ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, अकाउंटिंग इसको ट्रांजैक्शन नहीं मानता। हाँ, नवाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ से 1 करोड़ लेके चला गया, रिकॉर्ड करोगे, अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मुराद होता है कि उसमें अमाउंट शामिल हो जाए। आपके पास कस्टमर आएगा, गुड्स लेकर जाएगा, तो 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 50 रुपए की, कुछ ना कुछ तो होंगे ना, आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फाइनेंशियल नेचर शामिल हो चुकी है, तो हर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, और एंड पे देखो यहां पे लिखा हुआ है एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, और इन तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज करने के बाद आप उसका रिजल्ट बताओ कि एट द एंड आप प्रॉफिट पे हो या लॉस पे हो। तो ये कहलाती है हमारे पास अकाउंट एन इशू। क्लियर? एज एन अकाउंटेंट आप लोगों को सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। एज एन अकाउंटेंट ये जो आप लोगों ने कहा ना, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, वो जो रिजल्ट्स आप लोगों ने बताने हैं वो 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सूरत में बताने हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये अकाउंटेंट्स के काम होते हैं कि उन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शामिल हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज statement of comprehensive income. The second one is statement of financial position. Third one is statement of changes in equity. Fourth one is statement of cash flows. And the last one is notes to the financial statements. आप लोगों ने ये पांचों की पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही पॉइंट पे नहीं बनानी। मतलब ऐसा नहीं है कि इंट्रो टू अकाउंटिंग में आप पांचों स्टेटमेंट्स बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर जो आप लोगों का फोकस होना है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो आप बनाएंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में 20 मार्क्स का है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बना के देना, मतलब 10 मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के, और 10 मार्क्स होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल किसी भी बिजनेस एंटिटी का डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस डाटा को यूज करके आप लोगों ने उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देनी है। एट द एंड आपने बताना है कि भाई इससे हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, या बिजनेस की पोजीशन आज क्या है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब ये सेकंड नेम जरा साथ अपने लिख लीजिएगा, इसको कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट। या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
Statement of comprehensive income is known as income statement, and statement of profit or loss. P stands for profit and L stands for loss, profit or loss. And statement of financial position is also known as balance sheet. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज बैलेंस शीट। अच्छा, जब इंट्रो टू अकाउंटिंग के बाद जब इंशाल्लाह हम लोग कैफ में पहुंच जाएंगे तो हम लोग इनके ये लीगल नेम यूज करते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़े, लेकिन इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर हम लोग इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का ही नेम यूज करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बैलेंस शीट का वर्ड यूज करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पर कॉमनली इसको यूज करेंगे। ये जितने नेम लिखे हुए हैं ये कंपनी के लिए यूज होते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो तो और मैंने आपसे कहा था इंट्रो टू अकाउंटिंग में आप लोगों ने सिंपल बिजनेस करना है, ट्रेडिंग बिजनेस करना है आप लोगों ने, आपने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग करनी है, आपने पार्टनरशिप की अकाउंटिंग नहीं करनी, आपने कंपनी की अकाउंटिंग नहीं करनी। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर, तो वहां पर आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटर की जाके अकाउंटिंग करनी है। और टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की बात करूं तो आप लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, अभी मतलब एंड पे जाके एक चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, वो जाके करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में नहीं पंगा डालेंगे, और हम लोग अभी चलेंगे अपने पास ट्रेडिंग बिजनेस की तरफ, सिंपली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोगों ने उसकी इनकम स्टेटमेंट बना के देनी होगी और हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के देनी है। जब कंपनी की अकाउंटिंग करेंगे ना तो हम इनकम स्टेटमेंट का वर्ड या बैलेंस शीट का वर्ड नहीं यूज करते उसके लिए, उसके लिए हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एनी इशू? यहां तक सब क्लियर? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना, बोलो, हर कोई बताए, बोले मुझे आप लोगों के ये जो मुंह है ना हिलते हुए नजर आए। सबने पढ़ लिया है? पढ़े कौन कौन से हैं? हम्म हम्म नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े भाई? Comprehensive income statement of financial position, statement of change in equity, statement of cash flows, notes to the financial statement. शाबाश। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज नोन एज इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस, एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज बैलेंस शीट। बात क्लियर? बुक कीपिंग क्या थी? रिकॉर्ड करते हैं किसको? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, किसकी? ऑफ एन एंटिटी। बुक कीपिंग की डेफिनेशन हो गई रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन एंटिटी, किस में लिखते हैं? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक कीपिंग हो गया। तो बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? जी जी बोलो बोलो बोलो। Process of recording financial transaction of an entity in the books of accounts, all right, in the accounting records। इस तरह से तो हमारे पास अकाउंटिंग क्या है? अच्छा, मतलब ऐसा रटन लगाने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, या हम लोग इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, एक ही बात है। अगेन एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, तो ये आप लोगों के पास अकाउंटिंग बन जाएगी। सबको तैयार हो गया ये? गुड, शाबाश। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफॉर्मेशनल नीड्स टू ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हम लोग थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं कि अभी आप लोगों को खुद जरा अकाउंटिंग का पता चल जाए, आपको पता हो कि कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलनी है, फिर आप लोग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देख लेना। इन्हें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो
एंड कुछ एक्सटेंट तक आप लोगों ने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट FAR 1 में पढ़ने हैं, और वैसे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आप लोगों ने FAR 2 के अंदर जाके पढ़ने हैं। ऑल राइट, और कंपनीज की अकाउंटिंग वगैरह भी आप लोग FAR 1 के अंदर करना सीख लोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट वगैरह, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये FAR 1 में भी आप लोग बना रहे होंगे। लेकिन ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा हमारा FAR 1 के अंदर? कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने अकाउंटेंट बनना है, तो ये चीजें भी स्टेप बाय स्टेप आप लोग सीखेंगे। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप लोगों के पास वो चीजें होनी चाहिए। उन्हें कहा जाता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऐसे समझ जैसे कोई डिश बनानी है, उस डिश के लिए इंग्रेडिएंट्स कि ये चीजें हों तो वो डिश तैयार हो जाएगी। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों के लिए, अकाउंटेंट्स के लिए एक डिश है जो बनने जा रही है, और इसको बनाने के लिए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आपने बताने हैं 5 elements of financial statements are assets, liabilities, capital, income, expense. 5 elements of financial statements. कौन कौन से? Assets, liabilities, जी इक्विटी या कैपिटल, साथ में इनकम एंड एक्सपेंसेस। बुक में से देखने की जरा भी जरूरत नहीं है, अपनी अपनी बुक्स बंद रखें, और जब तक मेरे नोट्स चल रहे हैं बुक्स बंद रखें। नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुके हैं गूगल क्लासरूम के अंदर, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को प्रिंट चाहिए हो तो खुद निकलवा ले, मोबाइल पे पढ़ सकते हो, मोबाइल पे पढ़ो, तो प्रिंट लेने की ऐसा जरूरत नहीं है आप लोगों को, और यहाँ पर ये आप लोगों के साथ अवेलेबल है। क्लियर? तो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर बात की जाए तो आपने बताने हैं देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल या इक्विटी एक ही बात है। कंपनी के लिए इक्विटी का वर्ड यूज किया जाएगा, जबकि सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के लिए कैपिटल का वर्ड यूज किया जाता है, बात एक ही होती है। अच्छा नेक्स्ट चलें, इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब आप लोग बनाने जा रहे हो 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, मतलब इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब ये 2 चीजें बनाने जा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स तो वो 5, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफाइन कर दे कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एलिमेंट्स कितने हैं, तो वो 3 हैं। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ये 3 चीजें होंगी तो आप लोगों के पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाएगी। आपके पास उस बिजनेस के एसेट्स का पता होना चाहिए, लायबिलिटीज का पता हो, और उसकी कैपिटल का पता हो, तो आप उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना कर दे देंगे। इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, बिजनेस की इनकम कितनी है और उसके ऊपर एक्सपेंस कितना हुआ है। तो आप लोगों ने जाकर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट बना के दे देनी। इनकम स्टेटमेंट आपको बताएगी कि आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही। इनकम स्टेटमेंट बताती है बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या रही, मतलब क्या खोया क्या पाया, क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया, वो इनकम स्टेटमेंट ने बताना है। कि ड्यूरिंग द पीरियड, चाहे वो मंथ हो चाहे क्वार्टर हो या ईयर हो, यूजुअली हम लोग 1 ईयर लिया करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं फॉर अ ईयर बना करती हैं, पूरे 1 साल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एनालिसिस हम लोग कर रहे होते हैं। तो पूरे 1 साल की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया, पूरे 1 साल की बिजनेस एक्टिविटीज को जब हम लोगों ने देखा, तो उसके बाद बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस में गया, ये बताएगा हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनकम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ने ये बात बतानी है। तो वो कैसे आएगा कि हम लोग उस बिजनेस की इनकम और उसके एक्सपेंसेस को एनालाइज करेंगे। इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर दो तो जो बाकी बच जाएगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर कुछ ना बचा, प्रॉफिट को सरप्लस नहीं यूज करना, प्रॉफिट के लिए सरप्लस का वर्ड यूज नहीं करते, वो एनपीओ के लिए क्या करते हैं, और हम लोग एनपीओ की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। जहां पर लॉस के लिए डेफिसिट
और प्रॉफिट के लिए सरप्लस का वर्ड यूज नहीं कर। ओके, ये FR1 में जाके देखेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस ही कहना, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का पर्पस प्रॉफिट अर्न करना ही है। क्लियर? अच्छा, प्रॉफिट अर्न करने के बाद फिर आपने उसे बताना है कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, तो आपका बिजनेस इस पोजीशन पे था, आज कौन सी पोजीशन पर है। मतलब ऐसा है कि बिजनेस स्टार्ट करने के से पहले जैसे ही आपने बिजनेस का स्टार्ट लिया, आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए थे, लेकिन आज आपके अकाउंट में 50,000 रुपए हैं। आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है। ये पोजीशन ऑफ द बिजनेस आपने बतानी है कि बिजनेस के पास एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या कुछ मौजूद है, बिजनेस की पोजीशन क्या है। ऑलराइट, किसी को कोई इशू? गुड। अब चलते हैं इनकी डेफिनेशंस की तरफ, क्योंकि ये वर्ड्स ऐसे हैं जो आप में से बहुत से लोगों ने जिंदगी में फर्स्ट टाइम सुने होंगे। व्हाट आर एसेट्स, लायबिलिटीज, तो अब हम लोग उनको डिफाइन करने की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन इज, अगर आपने ये डेफिनेशन अच्छे से सुन ली ना, तो मतलब सारी अकाउंटिंग इन डेफिनेशंस में है। उसके बाद सिर्फ इनको हम लोग अप्लाई करते रहेंगे। तो आपके स्टार्ट के लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे पहले आप लोगों के पास अकाउंटिंग का ऐसा कोई नॉलेज नहीं है। अगर आप लोगों ने एक भी दिन स्किप कर दिया, अगले दिन आके बैठ गए और मैंने कोई 3 4 5 डेफिनेशन और पढ़ा दी, आपको जिंदगी भर नहीं समझ आएगी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। और ये सारी चीजें फ्यूचर में जैसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, हम लोग जब खुद फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने लगेंगे, हमें कुछ नहीं समझ आएगी कि क्लासिफाई कैसे करें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। इस वजह से कोई भी डे स्किप नहीं करना आप लोगों ने। अब देखें एसिड्स, एसिड्स के बारे में आप लोगों ने देखें, उर्दू में अगर बात की जाए तो आप लोगों ने सुना होगा सासाजात, बेसिकली जायदाद, उसको एसिड्स कहा जाता है। मतलब अगर हम लोग बात करें ना, कि आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि इस पॉलिटिकल पर्सन या पार्टी ने अपने सासाजात डिक्लेयर नहीं की है, बेसिकली उसे यही मुराद होता है कि उसने अपने एसिड्स के बारे में हमें नहीं बताया। क्या मतलब कि भाई उसकी मलकियत में क्या कुछ शामिल है, उसने हमें ये नहीं बताया। उसकी मलकियत में गाड़ियां हो सकती हैं, वो गाड़ियां उसके एसिड्स हैं। उसकी मलकियत में बिल्डिंग हो सकती हैं, मतलब उसके घर वगैरह, वो भी उसके लिए उसके एसिड्स हैं। उसकी मलकियत में उसके बैंक बैलेंसेस हो सकते हैं, वो भी उसके एसिड्स हैं। ऑलराइट, आप जिस घर में रहते हो और वो घर आपके वालिद साहब के नाम पर है, वो आपका घर नहीं है, वो आपका एसिड नहीं है, वो आपके वालिद साहब का एसिड है। लेकिन आप जो बाइक यूज करते हो यहाँ पर आने जाने के लिए और वो आपके नाम पर है, वो आपके वालिद साहब का एसिड नहीं है, वो आपका एसिड है। तो यहां पर ऑनरशिप को सबसे पहले देखा जाता है कि कोई भी चीज किसकी ऑनरशिप में मौजूद है। सबसे पहली चीज एसिड्स के लिए ऑनरशिप का होना जरूरी है। देखिए भाई, मेरी गाड़ी आप लेके चले जाओ, वो गाड़ी आपकी नहीं बनेगी, चाहे आप ड्राइव कर रहे हो, चाहे लोगों की नजरों में आप लेके जा रहे हो, लेकिन गाड़ी आपकी नहीं है, वो आपका एसिड नहीं है, वो मेरा एसिड है। तो ऑनरशिप को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हासिल है। मतलब कि फिजिकल सब्सटेंस नहीं देखना कि वो चीज है किसके पास। भाई आप जिस घर में रहते हो वो रेंटल का घर है, रेंट पे करते हो, क्या वो घर आपका है? नहीं, वो आपका एसिड नहीं है। आप तो उसके रहने के लिए चार्जेस पे कर रहे हो बस। जिसकी मलकियत में होगा वो उसका एसिड होगा। ऑलराइट, तो एसिड्स के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है, आपकी मलकियत में हो, ऑनरशिप होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपको उससे बेनिफिट भी हो, आपको उस चीज से फ्यूचर में बेनिफिट्स भी हो। अब देखो, आप बाइक रखते हो, क्या आपको बेनिफिट नहीं देती बाइक? देती, इसीलिए तो है। जो घर आपके पास है, क्या बेनिफिट नहीं देता? जो व्हीकल्स आपके पास हैं, क्या बेनिफिट नहीं देती आप लोगों को? इसीलिए तो आपके एसिड्स हैं जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स देते हैं। अब अगर आपको अब एसिड्स का पता चल गया एसिड क्या है, अगर हम लोग इस क्लासरूम की बात करें, इस क्लासरूम में कौन कौन से एसिड आपको नजर आ रही हैं? ऐसे ऐसे रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस जो बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करें। जैसा कि इस क्लासरूम में देखिए कौन कौन से एसिड्स हैं, एसी, पंखे, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर्स और फर्नीचर, ये फर्नीचर वगैरह, इवन के खुद ये बिल्डिंग, ये सारे के सारे एसिड्स हैं, एसिड्स ऑफ द बिजनेस हैं। ऑलराइट, अच्छा अब देखो, अगर ये बिल्डिंग रेंट पर है तो बिल्डिंग एसिड नहीं है, लेकिन इसमें मौजूद चीजें अगर कॉलेज की हैं, वो कॉलेज के एसिड्स हैं।
बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब जरा इसकी डेफिनेशन देखना एसिड्स की। एसिड्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस। अब देखो रिसोर्सेज मतलब ये सारे के सारे रिसोर्स ही तो हैं, इवन के पैसा भी आपका रिसोर्स है। ये जो आपके पास पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसे मौजूद हैं, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे मौजूद हैं, ये भी आपका रिसोर्स है। आपके अपने पैसे होती हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स भी दी जाती हैं, ये भी आपके एसिड्स कहलाते हैं। फिर आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं, वो भी आपका रिसोर्स है, और जैसे ही आप फ्यूचर में उससे पैसे लेंगे आपको बेनिफिट दे जाएगा, वो भी आपका एसेट है। गॉट इट? देखिए, रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। क्या आपको एसिड्स की समझ आ गई है? अच्छा, समझाने के लिए ये डेफिनेशन थी, लेकिन अगर बाय रूल देखा जाए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक देखा जाए, तो हमारे पास जो एसिड की डेफिनेशन होती है ना, जो आपने याद रखनी है, उसमें 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखनी है, और आपसे एमसीक्यूज में ये बातें पूछी जा सकती हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट्स तैयार। आपका पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है सिवाय एक क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन तो बाद में आएगा। आपने नॉलेज के लिए तो इसको जरूर पढ़ना है अकाउंटिंग को, लेकिन साथ साथ हमने एमसीक्यूज बेस्ड के लिए भी पढ़ना है कि एमसीक्यूज कौन कौन सा आता जाएगा। तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा कि ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है। तो आपसे ये कहा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एसेट्स, और उसमें देखो 3 कंडीशन आपने ये वाली मीट करवानी है। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 महीने पहले मेरे पास एक गाड़ी थी जो मैंने सेल कर दी, क्या आज वो मेरा एसेट है? नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि फ्यूचर में मैं एक गाड़ी लेने का प्लान करता हूं कि 1 महीने बाद मैंने एक गाड़ी ले लेनी है, क्या मेरा एसेट है? मैं कहूं कि मेरे पास अभी एक गाड़ी मौजूद है, ये एसेट है। तो प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स होना चाहिए कि जिस दिन हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं उस टाइम पर आपके पास वो चीज मौजूद और आपकी अपनी मल्कियत में होनी चाहिए, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो कंट्रोल किस चीज पर होता है? जो आपकी मल्कियत में हो। अगर कोई चीज आपकी मल्कियत में नहीं है, ऑनरशिप में नहीं है, आप उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ऑलराइट, a present economic resource controlled by the entity as a result of, तो गाड़ी अगर मेरे पास आज मौजूद है तो माजी में मैंने उसको परचेज किया होगा तो है ना। मेरे बैंक में पैसे मौजूद हैं तो मैंने पास्ट में जाकर बैंक में डिपॉजिट करवाए होंगे तो आज मौजूद है ना। अच्छा, मैंने किसी से कोई पैसे लेने हैं तो पास्ट में मैंने उसको पैसे दिए होंगे या गुड्स सेल की होंगी तो आज मैंने उससे पैसे लेने हैं ना। तो पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज वो मेरा एसेट बना हुआ है। भाई पास्ट में हम लोगों ने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाई तो आज वो मेरा घर है। ऑलराइट, तो कौन कौन सी 3 कंडीशंस आनी चाहिए एसेट्स के लिए? शाबाश, गुड, सबको क्लियर है? अच्छा भाई, ये शर्माने शर्मोने की जरूरत नहीं है अकाउंटिंग करने के लिए, और ये लड़का लड़की के फर्क को भी अभी के लिए भूल जाना कि मैं लड़का हूं या मैं लड़की हूं। आप लोग यहाँ पर जस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे और आप लोग स्टूडेंट्स, आप सबका एक ही जेंडर है और वो है स्टूडेंट। ये मेल फीमेल के फर्क को खत्म कर रहे हैं। जब आप लोग इस फील्ड में आ गए हो तो आप लोगों ने बोलना है, ये शर्म वगैरह ये दरवाजे के बाहर छोड़ दिया, जरूरत हो तो वापसी पे लेते जाना। तो इधर बेशरम होके बैठ, इधर ये हमारी बोलने के अंदर भी कोई बेइज्जती नहीं होती। अगर ऐसे होते तो मैं तो सबसे बड़ा बेशरम आदमी। तो जब मैं आपका उस्ताद ऐसा है तो आप क्यों नहीं हो सकते? ओके, तो बिल्कुल रिलैक्स होके जब आपसे कहता हूं ना बोलो तो मतलब बोलो। ये आप लोगों को घबराने शबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदी हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, सराइकी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें बोलो, हमें समझ आ जाएगी, लेकिन बोलो। तो इस बात में जरा भी नहीं घबराना। ऑलराइट, शाबाश, गुड। मतलब पता चले कि मैं एक जिंदा कौम को पढ़ा रहा हूं, जिंदा दिल अवाम बैठी हुई है मेरे सामने, ऐसा ही है। मैं समझे शायद चितांग की जुबान नहीं हिल सकती। अच्छा, अब देखें, आई होप कि आपको एसिड्स की समझ आ गई है। अच्छा, सबसे पहला काम होता है कि आपने क्लासीफाई करना है कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनमें से एसिड्स कौन कौन से हैं।
फिर उन एसिड्स में से जाकर देखो कि एसिड्स की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं हमारे नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड। अब आप लोगों ने अपने एसिड्स को डिफ्रेंशिएट करना है कि इसमें से मेरे करंट एसिड्स कौन कौन से हैं और मेरे नॉन करंट एसिड। देखिए इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है टाइम के मुताबिक कि इन्होंने मुझे कितने अर्सा बेनिफिट देना है। कुछ आपके ऐसे रिसोर्सेज होंगे, कुछ ऐसे आपके एसिड्स होंगे जो आप लोगों को 1 साल से ज्यादा का बेनिफिट देंगे, तो वो आपके नॉन करंट एसिड बनेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो आपको विद इन 1 ईयर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, वो आपके करंट एसिड बन जाएंगे। क्या अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं आप लोगों को तो नॉन करंट एसिड, और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है, विद इन 1 ईयर। A period of 12 months is known as current period. ओके और अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है कोई भी ऐसा रिसोर्स तो वो हमारा करंट एसिड। और अगर 1 साल से ज्यादा के मतलब मल्टीपल ईयर्स तक बेनिफिट दे रहा है तो फिर जैसा कि जिस घर में हम रहते हैं बिल्डिंग कि कितने अरसे के लिए बेनिफिट देगा, दादा बू बनवा के गए थे अभी तक चल रही है, ऐसा ही है ना। तो इतना अरसा हो गया उसको, तो ये मेरा नॉन करंट एसिड होता है। इसी तरह से आपका लैपटॉप, आपके पास ये जो एसी मौजूद है, आपके पास ये जो फर्नीचर वगैरह मौजूद है, ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसिड्स हैं। अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया हुआ होगा, वो आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, नॉन करंट एसिड्स है। आपकी गाड़ी, आपकी बाइक आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट प्रोवाइड करती है, आपके लिए नॉन करंट एसिड्स है। बात क्लियर। लेकिन आपके पॉकेट में पैसा, ये करंट एसिड है, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। आपके बैंक बैलेंसेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। आपने किसी से कोई पैसे लेने थे, आपका एसिड है, लेकिन क्या उसे 1 साल के बाद जाके लोगे? नहीं, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इतने में ले लोगे। इवन के हो सकता है विद इन अ वीक ले लो पैसे, तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, तो आप लोगों का वो करंट एसिड बन जाएगा। अच्छा देखो यही सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। एसिड्स that have a long useful life, अब अगर उसने आपको बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के देने हैं तो उसकी लाइफ भी तो 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो एंड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर एन एंटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ several years are known as non-current asset, and the examples are कोई ऐसी एग्जांपल जो आप लोगों को समझ ना आई हो? सबको क्लियर? गुड। अब चलते हैं करंट एसेट्स की तरफ। एंड द करंट एसेट्स और assets that provide economic benefits in short term, और शॉर्ट टर्म से क्या मुराद है, यूजुअली 1 ईयर टाइम पीरियड इज नोन एज शॉर्ट टर्म करंट ईयर। तो हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? स्टॉक, या स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी कहते हैं, और ये वर्ड आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये मैंने एक्सप्लेन करना है कि स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है। वैसे अब याद रखना कि हमारा करंट एसेट है। ऑलराइट, नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एक ही चीज होती है। क्या है ये भी अभी मैं डिफाइन कर देता हूं इनको, लेकिन इतना याद रखना कि मेरा करंट एसेट्स है। जब डिफाइन करूंगा तब आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि करंट एसेट्स है। नेक्स्ट, अकाउंट रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल में क्या डिफरेंस है उसके लिए भी थोड़ा सा वेट करो। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कैश एट बैंक से मुराद है आपके बैंक डिपॉजिट, बैंक बैलेंसेस, एंड कैश इन हैंड। अब ये मुराद नहीं कि हाथों में ही, मतलब जो पॉकेट्स में भी है, उस टाइम पर आपके अपने पास कितनी करेंसी मौजूद है, तो वो आप लोगों का कैश इन हैंड कंसीडर। लास्ट की 2 एग्जांपल समझ आ गई होंगी, आ गई ना, वो करंट एसेट्स हैं, बाकी समझ आ जाएंगी, कोई इशू? गुड। अगर बैंक की इंश्योरेंस होगी, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे।
थोड़ा सा वेट करें, इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स। और वैसे वैसे अगर यहाँ पे कहूँ तो इन बिजनेस की इंश्योरेंस बिजनेस का एक्सपेंस होती है, एसिड नहीं होती। ओके, एसिड बनेगी उसके लिए चैप्टर नंबर 4 का वेट करो। नेक्स्ट, कैपिटल और एक क्या होता है कैपिटल? इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में इन्वेस्ट कौन करेगा? बिजनेस में इन्वेस्ट ऑनर ऑफ द बिजनेस। भाई आपका बिजनेस है, मैं थोड़ी ना इन्वेस्ट करूंगा ऐसे। या तो पार्टनर बनाओ, फिर मैं कर सकता हूं। पार्टनर नहीं बना रहे तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं? मेरे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे? क्यों? अगर पार्टनर बना लूं तो फिर कर लोगे। तो भाई जिसका बिजनेस है अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो उस इन्वेस्टमेंट को कहते रहते हैं हम लोग कैपिटल। ऑल राइट। और जब हम लोग जाएंगे कंपनी के लिए जब यूज करेंगे तो फिर इक्विटी, इक्विटी नहीं इक्विटी। तो आप देखो, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द टू रन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अच्छा, नीचे वाली लाइन को छोड़ दे, आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि बिजनेस में बिजनेस ओनर जितनी इन्वेस्टमेंट करेगा वो कहलाएगा कैपिटल ऑफ द बिजनेस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अक्सर ऐसा हो जाता है एक बिजनेस को रन करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। क्या आप लोगों से यह कहा गया है कि इस बिजनेस के लिए ना आपके पास 10 लाख रुपए होने चाहिए? क्या जरूरी है कि आपके पास ही होने चाहिए? हो सकता है नहीं, पार्टनरशिप हम ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग सोल ट्रेडर हैं, हमने बस तने तनहा ख्वाब देखा और उसकी तकमील के लिए चल पड़े। पार्टनर्स भाई उस टाइम पे बनते हैं जब वो आपके बिजनेस को चमकता दमकता देखते हैं, तब लोग आपके साथ शामिल होते हैं। शुरू में नहीं शामिल होता कोई, और शुरू में इतना कोई ट्रस्ट भी नहीं कर रहा होता। ओके, तो अभी आप लोग अकेले निकले हैं, आप सोल ट्रेडर हैं, आपको बिजनेस के लिए चाहिए था 10 लाख रुपए, लेकिन आपके पास 6 लाख रुपए हैं। क्या बिजनेस कर पाओगे? करोगे। अब बाकी बैंक से लोन ले लो, ऑलराइट, दोस्त से ले लो, जरूरी नहीं बैंक से लो, दोस्त से ले लो अगर दोस्त आपके इस काबिल हैं तो। असल में दोस्ती का पता ही उसी दिन चलता है। किसी की दोस्ती को आजमान है ना, 10,000 रुपये उसे मांग लो, पता चल जाएगा कितना गहरा दोस्त है। ओके, नहीं 10,000 रुपये नहीं है ना, बस यही यही लेवल होता है दोस्तों का। तो हर कोई आपकी जिंदगी में दोस्त नहीं हो। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं फॉर द टाइम बीइंग, आते हैं और चले जाते हैं, ज्यादा नहीं सोचना उनके बारे में। जैसा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदा आपका दोस्त नहीं है, ये जस्ट क्लास फेलोज होती हैं। टाइम गुजारना है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद आप कहाँ हम कहाँ। ओके, आगे चलो। कैपिटल की समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, मैं बात कर रहा था कि आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास तो 6 लाख रुपए मौजूद हैं भाई, और 4 लाख रुपए आपने लोन ले लिया, चाहे वो आप दोस्त से लिया चाहे बैंक से लिया, वो आपका है था, लेकिन आपने अरेंज कर लिया। वो 4 लाख रुपए आपको वापस भी करना है, दोस्त अब ऐसे थोड़ी ना दे देगा। अब वो 4 लाख रुपए आपने वापस भी करना है। हाँ, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है नहीं देना वो सेकेंडरी इशू है, कि दोस्त से लिया है तो मैं भी वो यही कहते कि यार मुझे मेरा 4 लाख ही वापस कर दें, तेरी दोस्ती का सबूत है ये। ऑलराइट, फिर हम भी दूसरों को दोस्ती का सबूत देते हैं कि अगर कोई हमें उधार देते तो हम वापस ही नहीं करते, जब तक कि वो बेचारा जलील ना हो जाए हम लोगों ने वापस नहीं करना उसको। ऐसे ही है ना? अच्छा, तो मेरे वाले तो वापस कर दो यार, ये देखो ऐसे ही होता है। कौन हो भाई तुम, कब दिए थे पैसे? ऐसा होता है ना, इसने भी ऐसे ही किया है। अच्छा, अब देखो, वो जो 4 लाख रुपए है ना, जो आप लोग फाइनेंस करवा रहे हो बिजनेस को आउटसाइड, मतलब बिजनेस ओनर के अलावा बाकी लोग आके फाइनेंस कर रहे हैं बिजनेस को, वो कैपिटल नहीं है, वो आपका कैपिटल नहीं है। कैपिटल कितना है? 6 लाख रुपए जो बिजनेस ओनर ने इन्वेस्ट किया है। ऑलराइट, अब वो 4 लाख क्या है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।